वेलकम टू LT बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्टेंस एंगल। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, लॉ ऑफ TIR के अंदर डीपली डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी एक्सेप्टेंस एंगल के अंदर क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का यूज़ होना है, इसलिए हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है ये भी हम देखेंगे, और स्नेल्स लॉ को अप्लाई करके हम फाइंड एक्सप्रेशंस एक्सेप्टेंस एंगल के करेंगे, जिसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है वो क्या होना चाहिए। फाइंड एक्सप्रेशन क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस एंगल के ऊपर। ये एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, देखिए हमारे पास दो सैंपल हैं फाइबर के। एक हमारे पास स्टेप इंडेक्स फाइबर है और दूसरा ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर है। जिस ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर के अंदर जो हमारी फ्लो है लाइट का, वो पैराबोलिक शेप इख्तियार करता है और सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है। और ग्रेडियंट स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर हमारा जो लाइट रे है वो जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए TIR का लॉ फॉलो करते हुए ट्रैवल करती है। स्टेप इंडेक्स और ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो देखें एक्सेप्टेंस एंगल जो होता है, द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, किसी भी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो एक्सेप्टेंस एंगल होता है इज द मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल। वो मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल होता है जिसकी मदद से जो लाइट है हमारी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए कोर के अंदर ही प्रोपोगेट करती है। देखें ये हमारा एक हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, इंसिडेंट हो गई, जब वो कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर गई तो ये इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। अगर हम एंगल को बढ़ाते हैं, बाहर लेके आते हैं, इस एंगल से हम अगर इंसिडेंट करवाते हैं तो लाइट क्या करेगी, जब कोर क्लैडिंग बाउंड्री से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमारा TIR नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट प्रोपोगेट नहीं करेगी। हमें क्या करवाना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमें ये इस फाइबर का सेंट्रल एक्सेस है, सेंट्रल एक्सेस से हमें वो मैक्सिमम एंगल चाहिए कि जिसके अंदर रह के हम अपनी लाइट रे इंसिडेंट करवा सकें। तो ये जो मैक्सिमम एंगल होता है ये एक्सेप्टेंस एंगल कहलाता है। क्लियर? मजीद हम इसको आगे चल के देखते हैं। तो एक्सेप्टेंस कोण क्या होती है, तो जो हमारी मैक्सिमम एंगल होते हैं इधर से और इधर से, फाइबर के दोनों तरफ से हम उसकी कोण बना लेते हैं कि जो भी उस कोण के अंदर से लाइट प्रोपोगेट की जाएगी वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लॉ को फॉलो करेगी। जो लाइट इंसिडेंट होगी कोण के बाहर से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को फॉलो नहीं करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कोण के अंदर जितनी भी लाइट हम प्रोपोगेट करेंगे वो सारी की सारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लॉ को फॉलो करते हुए ट्रैवल करेंगे। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखें जब लाइट दो मीडियम में से गुजरती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। किस वजह से? वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के चेंज की वजह से। हमारे पास दो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम हैं, एक ग्लास और एक एयर। तो हमने मुख्तलिफ एंगल के साथ, ये एंगल हमारा बाहर से है 0 डिग्री वाला, कोर ग्लास और एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इधर से स्टार्ट होता है, ये सीधी हमने इंसिडेंट करवाई, वो सीधी गुजर गई। तो हमने मुख्तलिफ एंगल से जब लाइट को इंसिडेंट करवाया तो लाइट रिफ्लेक्ट होती गई, अपने नॉर्मल से दूर हटती गई। क्यों होता है ऐसा कि जब लाइट हाई से लो की तरफ जाती है तो अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो एक स्टेज ऐसी आई, एक एंगल ऐसा आया कि जब लाइट जो है वो ग्लास के सरफेस के ऊपर ट्रैवल करने लगी और 90 डिग्री का एंगल उसने बनाया, तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसको इधर भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखें एक ख़ास एंगल से हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो जो इंसिडेंट एंगल था वो इंसिडेंट हुआ, जो रिफ्लेक्टेड एंगल था हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो इसके सरफेस के ऊपर ट्रैवल करने लगा। जो हमारी लाइट रे थी वो इसके ऊपर ट्रैवल करने लगी और इसने अपने नॉर्मल के साथ, ये इसका नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। जब लाइट
इंसिडेंट की जाए किसी मीडियम के ऊपर, तो वो उसकी सरफेस के ऊपर उसका रिफ्लेक्टिव एंगल जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ट्रेवल करने लगे, तो इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इसको हम कॉस थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये याद रखिएगा, हम थीटा सी आगे यूज़ करने वाले हैं कि थीटा सी की कंडीशन क्या होती है, उसको हम कब अप्लाई करेंगे, ये जहन में होना चाहिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, देखें ये हमारे पास फाइबर है, इसका कोर है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 है, और N1 है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है कोर का। तो जब हमने एंगल, क्रिटिकल एंगल तो हमारा आ गया, जब क्रिटिकल एंगल से हम एंगल को अपने बढ़ाएंगे, देखें इधर 45 था, इधर हमने 60 किया, तो लाइट क्या हुई, इसके अंदर प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया कोर के अंदर। तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के ऊपर थे, सॉरी वो कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। तो हमने जब एंगल अपना बढ़ाया तो इसके अंदर प्रोपोगेट उसने करना शुरू कर दिया, तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कहते हैं इस कंडीशन को। तो जो फाइबर के अंदर लाइट प्रोपोगेट करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का लॉ फॉलो करते हुए अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तो TIR हमें क्या कहता है कि व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन, जब हमारा इंसिडेंट एंगल, ये जो एंगल है हमारा इंसिडेंट एंगल जो है ये बड़ा हो किससे, क्रिटिकल एंगल से, ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, इस एंगल से बड़ा हो, और N1 क्या है इधर हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, कोर का, सॉरी हाँ कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो बड़ा हो किससे, N2 से, क्लेडिंग के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। तो तब जो हमारी रे है, ये जो रे है हमारी, ये प्रोपोगेट करेगी कोर के अंदर। ये दो कंडीशंस होनी चाहिए, N1 ग्रेटर देन होना चाहिए, और जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो जब ये दो चीज़ें अवेल होंगी तो हमारी जो इंसिडेंट एंगल है, हमारी जो लाइट है, वो कोर के अंदर प्रोपोगेट करेगी। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमें क्या कहता है, द रेशो ऑफ साइन एंगल, जो साइन एंगल की रेशो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट की रेशो है, टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो साइन आई हमारा इंसिडेंट एंगल है और साइन आर हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, इन दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इधर क्या चीज़ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो कांस्टेंट होगा, ये हमें स्नेल्स लॉ कहता है। स्नेल्स ने ये कहा था कि जब आप एक ही मीडियम, मुख्तलिफ मीडियम हैं, उनमें से आप अगर एक मीडियम को चूज़ करते हैं, कोई एक आप मीडियम ले लें, चाहे हवा का ले लें, ग्लास का ले लें, एयर का ले लें, आइस का ले लें या डायमंड का ले लें, जब उस एक ही मीडियम में आप डिफरेंट एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्टिव एंगल होगा, उनका जब आप रेशो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। इसी चीज़ को हम अभी देखते हैं। देखें हमारा जो एक मीडियम, ये हम दो मीडियम लेते हैं, एक एयर लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, और एयर जो है वो लो है मीडियम, और जो ग्लास है वो हाई मीडियम है। N2 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और लो का इंडेक्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है। प्रोटेक्टर की मदद से हम इनके एंगल्स को फाइंड करते हैं। देखिए जब हमने हाई मीडियम में रह के एक लाइट को इंसिडेंट करवाया 20 डिग्री के ऊपर, हमारा एंगल जो था, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो 20 डिग्री था, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल था, एंगल R, उसको 20 डिग्री के ऊपर जाना चाहिए था, 20 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने 30 डिग्री का बनाया। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज है, इसका 1 है, इसका 1.5 है, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज की वजह से ये अपने नॉर्मल से दूर हट गया। तो जब हम इनका रेशो निकालते हैं, रेशो साइन आई जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होता है N1 के। N1 मीन्स जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो किस की तरफ जा रहा है, किस एंगल की तरफ जा रहा है, किस एंगल में हम इसको इंसिडेंट करवा रहे हैं, किस एंगल, किस मीडियम में
इंसिडेंट करवा रहे हैं n1 में, तो n1 आ जाएगा। तो साइन r जो होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो किस मीडियम से आ रहा है, किस मीडियम से हम उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, किस मीडियम से करा रहे हैं, n2 के साथ, तो वो n2 आ जाएगा। टू एंड फ्रॉम मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है। आप इनका यूज़ कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो इट्स ओके। स्नेल्स लॉ के लिए इतना ही काफ़ी है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जब हम अपने इंसिडेंट एंगल की और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्नेल्स लॉ के अंदर, ये हमने पुट की, तो जो रेशो निकल के आई हमारे पास वो 1.5 निकल के आई। ये थी एक कंडीशन। अभी हम क्या करते हैं, हम अभी उसी मीडियम में रह के एयर और ग्लास के अंदर रह के अपना एंगल चेंज करते हैं। उसने कहा था कि आप एक ही मीडियम के अंदर रह के जब मुख्तलिफ एंगल से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो उनकी जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट होती है। अभी देखते हैं कि बाकी कांस्टेंट है कि नहीं या नहीं। तो अभी हमने मीडियम भी हमारा एयर है और ग्लास है, हमने ग्लास के अंदर रह के हमने एंगल चेंज किया। पहले हमारा 20 डिग्री था, अभी हमने जो हमारा इंसिडेंट एंगल है आई वो हमने 30 डिग्री कर दिया। 30 डिग्री से लाइट को इंसिडेंट करवाया, तो जो एंगल आ रहा है वो 30 डिग्री ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो 45 के ऊपर चला गया। 45 का उसने एंगल बना लिया, ठीक है, अपने नॉर्मल से हट गया। तो जब हम अपने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल मींस के साइन आई और साइन आर को पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को स्नेल्स लॉ के अंदर, ये हमने पुट कर दी। आप n1 यूज़ कर लें, n2 या साइन 1 या साइन आर यूज़ कर लें, इट्स ओके, आपकी मर्ज़ी। तो जब हम इसकी रेशो निकालते हैं तो वो 1.5 आती है। मैंने कैलकुलेट खुद किया हुआ ये। तो ये प्रूफ हो गया कि वाकई में हमारे जो एक ही मीडियम के अंदर जब हम मुख्तलिफ एंगल के साथ लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो उनका जो रेशियो निकल के आएगा वो कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा, चाहे आप एयर ले लें, डायमंड ले लें। तो ये स्नेल्स लॉ हमें कहता है। तो आगे चल के हम स्नेल्स लॉ की मदद से हम अपने एक्सप्रेशंस को भी फाइंड करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक फाइबर है जिसका ये कोर है और ये हमारा क्लेडिंग है। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है और क्लेडिंग का n2 है। तो लाइट जो प्रोपोगेट करती है वो कोर के अंदर से करती है। क्लियर? ये इसका सेंट्रल एक्सेस है। तो कोर के अंदर तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मौजूद है। कोर का जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, क्लेडिंग जिस मटेरियल से बनी है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसमें मौजूद होगा। लेकिन जो हमने लाइट को इंसिडेंट करवाना है, वो हमने लॉन्च करवाना है, वो एयर है। तो ये जो जिस एरिया से बाहर वाला एरिया है, ये लॉन्चिंग साइड कहलाती है हमारी, कि जहाँ पे हमने रहकर अपनी लाइट को फाइबर के अंदर इंसिडेंट करवाना है ताकि लाइट अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक चली जाए। तो ये लॉन्चिंग एरिया है हमारा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है। इसको हम n0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट एंगल हमारा थीटा आई है इधर, ठीक है, समझिएगा ज़रा। और इसने इसके साथ एंगल बनाया थीटा आई, इंसिडेंट हुआ। अभी इसने कोर के अंदर जाना है तो ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। क्यों हुआ? अपनी उसने डायरेक्शन क्यों चेंज की? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से, पॉइंट ए के ऊपर, क्योंकि हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो है और हमारी जो इंसिडेंट रे है वो किस में जा रही है? कोर के अंदर जा रही है। तो ऑब्वियसली हाई की तरफ जा रहा है तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, चाहे लो से हाई की तरफ जाए या हाई से लो की तरफ आए तो डायरेक्शन चेंज होगी। वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो ये टिल्टेड हो गया और ये अपने कोर क्लैडिंग बाउंड्री की ऊपर चला गया, ठीक है। ये पॉइंट बी हमारा आ गया, जहां से ये दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ कोर के अंदर। तो इसने इस यहाँ पे हमने अगर अपना नॉर्मल खींचे तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये, इसको हम फाई कहते हैं, फाई एंगल। तो यहाँ से ये अगर एंगल हमें बढ़ा दें तो ये इसके या तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा तो या इसके कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर ट्रैवल करेगा या क्रिटिकल एंगल बनाएगा। लेकिन अभी ये अपनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लॉ को फॉलो कर रहा है। तो तीसरा एंगल जो हमारा बनेगा इधर वो सी बनेगा,
कंसिडर कर लें आप, उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है हमारा, और जो पॉइंट बी के ऊपर एंगल बना वो फाई है, और जो हमारा ए से बी की जानिब बना तो वो थीटा आर है। रिफ्लेक्टिव रे है हमारी, रिफ्लेक्टिव एंगल है हमारा जो रिफ्लेक्ट हुआ थीटा आई से। क्लियर हो गया? एक्सेप्टेंस एंगल। अभी हम एक्सेप्टेंस एंगल का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। इस डायग्राम के ऊपर हम अभी स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। साइन थीटा आई, साइन थीटा आई ये हमारा जो इंसिडेंट एंगल है ये इज इक्वल होता है n1 के। ए पे जाके खत्म हो गया, इधर से आके वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो साइन थीटा आई इज इक्वल n1 के। n1 ये जो हमारा किसकी तरफ जा रहा है, मतलब हमारा इंसिडेंट एंगल किसकी तरफ जा रहा है, n1 की तरफ, कोर में जा रहा है। यहाँ पे एयर स्टार्ट होती है, हमारा एयर मीडियम लॉन्चिंग साइड है हमारी, तो यहाँ से वो कोर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, तो n1 आ जाएगा। तो साइन थीटा आर जो हमारा ये रिफ्लेक्टेड एंगल है थीटा आर इज इक्वल होता है n नॉट के। मीन्स के ये एंगल किस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, किस मीडियम से हुआ, यहाँ ए से अगर बाहर आए तो n नॉट एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है जिसका हमने n नॉट कंसीडर किया हुआ है, n नॉट के इज इक्वल होगा। टू और फॉर्म की आई थिंक अच्छे से समझ आ गई होगी। तो साइन इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम तो साइन थीटा आई इज इक्वल हो जाएगा n1 अपॉन n नॉट के साइन थीटा आर। ये इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारी। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखें ये हमारी ट्राइंगल है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, और जहाँ से इंसिडेंट और हमारा एंगल आई और एंगल आर जनरेट होते हैं पॉइंट ए के ऊपर, और रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ पे गया, बी के ऊपर, जहाँ पे जाके दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ कोर के अंदर। यहाँ पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तीसरा एंगल बनता है 90 डिग्री का सी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास तीन एंगल आ गए, ए बी एंड सी। तो बी को हम 5 से कंसिडर कर रहे हैं इधर, और जो सी है हमारा ये 90 डिग्री है, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारा थीटा आर ये है। तो थीटा आर जो है वो इज इक्वल होता है 90 माइनस 5 के। जब हम अपने सी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री के एंगल में से 90 में से 5 को माइनस करते हैं तो थीटा आर जो रिफ्लेक्टेड एंगल है इसकी वैल्यू निकल आती है। तो हम कह सकते हैं थीटा आर इज इक्वल होता है 90 माइनस 5 के। तो अभी थीटा आर की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में। तो साइन थीटा आई इज इक्वल हो जाएगा n1 अपॉन n नॉट साइन थीटा आर की जगह 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 5 इज इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो अभी हम साइन थीटा आई इज इक्वल n1 अपॉन n नॉट कॉस साइन माइनस 5 की जगह, क्योंकि इज इक्वल होता है कॉस 5 के, तो कॉस 5 लिख लेंगे, ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी। हमें मैक्सिमम एंगल फाइंड करना है किसी भी कोर का, कि जब हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो उस एंगल से अगर हम बाहर निकलेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर हम उस मैक्सिमम एंगल से अंदर रह के लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लगे। तो हमने मैक्सिमम एंगल फाइंड करना है जिसको हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। तो फाई इज इक्वल होता है थीटा सी के। थीटा सी हमने पीछे पढ़ा था, क्रिटिकल एंगल। देखें हमें जब लाइट इंसिडेंट करवाते करवाते एक पॉइंट ऐसा आया कि लाइट कोरन क्लैडिंग की तरफ इसकी सरफेस के ऊपर आने लग गई, इसके ऊपर ट्रेवल करने लगी, उससे पहले वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रही थी। उधर से लेके हमने अभी स्टार्ट करना है कि कौन सा एंगल है कि जब लाइट उसके ऊपर से नहीं इसके अंदर से रिफ्लेक्ट करे। तो फाई इज इक्वल थीटा सी के बराबर होता है। तो साइन थीटा मैक्स जो होगा हमारा n1 अपॉन n नॉट के, तो कॉज फाई की जगह, ये फाई की जगह हम थीटा सी
को पुट कर देंगे तो cos थीटा सी इज इक्वल होता है √1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी के। ठीक है, अभी हम साइन थीटा मैक्स इज इक्वल n1 अपॉन n नॉट √1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी, हम cos थीटा सी की जगह इसकी जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा सी इसको पुट कर देंगे। क्लियर? तो क्योंकि साइन थीटा सी जो है, जो हमारा क्रिटिकल एंगल है, वो n स्क्वेयर अपॉन n1 के इक्वल होता है, जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो हम साइन थीटा सी स्क्वेयर हम वैसे ही रहने देंगे, थीटा सी की वैल्यू हम अभी पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, साइन थीटा मैक्स इज इक्वल 1 माइनस n1 अपॉन n नॉट √1 माइनस, यहाँ पे क्या था, साइन था, साइन थीटा सी था, तो साइन थीटा सी की जगह हमने n2 n1 को इसकी वैल्यू को पुट किया तो इसका स्क्वायर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा मैक्स इज इक्वल आ जाएगा n1 अपॉन n नॉट स्क्वायर रूट n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। जब इसको हम इक्वेशन को स्क्वायर रूट से आउट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी साइन थीटा मैक्स इज इक्वल n1 √n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन n नॉट मल्टीप्लाई बाई n1 से कट जाएगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, साइन थीटा मैक्स इज इक्वल √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट हम लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में n1 क्या था, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था, ये कंसिडर किया हुआ था। तो n1 क्या जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था एयर का वो क्या था, 1। तो जब n1 की जगह इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगी साइन थीटा मैक्स इज इक्वल n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई एक, जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल अपर्चर किसी भी फाइबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर हमें ये बताता है कि कितनी लाइट फाइबर के अंदर प्रोपोगेट करेगी, या एक फाइबर अपने अंदर कितनी लाइट को बरकरार रख सकता है, कितने इंसिडेंट एंगल्स को अपने अंदर बरकरार रख सकता है। तो ये हम इस फॉर्मूले की मदद से न्यूमेरिकल अपर्चर फाइंड कर सकते हैं। मजीद इसको हम सॉल्व आउट करें तो साइन थीटा इज इक्वल की तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा मैक्स इज इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल के आ गई, जिसकी हेल्प से हम एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड कर सकते हैं किसी भी फाइबर का, कि कौन सा मैक्सिमम एंगल होगा कि जिस एंगल के अंदर रह के हम लाइट को प्रोपोगेट करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और अगर हम उस एंगल से वो मैक्सिमम एंगल जो हमने निकाला है उससे हम बाहर अगर किसी लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं करेगी। क्लियर? तो ये था हमारा एक्सेप्टेंस एंगल का एक्सप्रेशन। इधर से हमने क्रिटिकल एंगल अभी फाइंड करना है कि हमारे क्रिटिकल एंगल जो एंगल है वो कौन सा होगा, क्रिटिकल का जो एंगल होगा वो कौन सा होगा। तो ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था जहाँ से लाइट जो है इंसिडेंट हुई कोर के अंदर, ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई बी के ऊपर, बी से आगे उसने प्रोपोगेट करना है। अगर वो उस कंडीशन में है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की कंडीशन में है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो इधर हम नॉर्मल ड्रा करें तो एक एंगल बनता है पॉइंट सी के ऊपर, ये हमारा पॉइंट सी है 90 डिग्री का। पॉइंट ए जहाँ से रोशनी रिफ्लेक्ट हुई, थीटा आर हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल, और जहाँ पे अपने कोर क्लैडिंग बाउंड्री से टकराई जो एंगल बनाएगी उसको हम फाई कहते हैं, और ये जो हमारा तीसरा एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो 90 डिग्री का बनेगा। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है, n1, और क्लैडिंग का n2 है। तो साइन फाई, जो हमारा साइन फाई है, ये इज इक्वल है n2 के, मीन्स के जिसकी तरफ हमारा एंगल जा रहा है, लाइट हमारी जा रही है, ठीक है,
किसकी तरफ जा रही है, N2 की तरफ जा रही है। तो साइन R हमारा जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है थीटा R, कि जिस मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। टू और फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था थोड़ा सा उसमें पीछे एक्सेप्टेंस एंगल में और स्नेल्स लॉ में। तो ये N2 से जा रही है, तो साइन फाई इज इक्वल हो जाएगा N2 अपॉन N1 के। तो साइन इस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन फाई इज इक्वल हो जाएगा N2 अपॉन N1 साइन स्क्वेयर। हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है हमने, कि जब लाइट, वो कौन सा एंगल होगा कि लाइट इसके सरफेस के ऊपर ट्रैवल करने लगे। तो उस कंडीशन में जो हमारा एंगल फाई होगा वो थीटा सी के बराबर होगा। बात समझ आई? जब ये क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में जाएगा तो उस कंडीशन में जो हमारा ये फाई का एंगल है ये थीटा सी कहलाएगा, थीटा सी के बराबर होगा। तो जब थीटा सी होगा तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल आर, ये 90 के बराबर होगा, क्योंकि जब ये इधर रिफ्लेक्ट करेगा इंटरफेस के ऊपर तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल आर क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये हमारा जो एंगल रिफ्लेक्टेड है ये 90 डिग्री का होगा। क्लियर? तो अभी हम साइन थीटा सी इज इक्वल N2 अपॉन N1 साइन आर की जगह इसका जो एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल था इसकी कंसिडर किया था हमने 90 डिग्री, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 90 डिग्री। तो साइन 90 का जो रिजल्ट हमारे पास आता है, साइन 90 इज इक्वल 1 के होता है। तो जो इक्वेशन हमारी बनेगी साइन थीटा सी हमने वो देखा था क्रिटिकल एंगल में, कि जब हमारा एंगल इंसिडेंट एंगल जो होता है इंसिडेंट करवाएं जब किसी लाइट को, तो जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो कोर क्लैडिंग बाउंड्री के ऊपर ट्रैवल करने लगो तो क्रिटिकल एंगल होगा, तो उसको हम थीटा सी से कंसीडर करते हैं। तो ये थीटा सी हमने निकालना है। तो साइन थीटा सी इज इक्वल हो जाएगा N2 अपॉन N1 के। क्लियर? तो इसको अगर मजीद सॉल्व करें तो साइन जो है हमारा, साइन इज इक्वल के उस तरफ जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एन स्क्वेयर अपॉन N1 के। तो इस इक्वेशंस की हेल्प से हम क्रिटिकल एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसमें N2 में जो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू पुट करें, N1 में कोर की जो वैल्यू है वो पुट करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, तो इसकी रेशियो निकालें, उसका साइन इनवर्स ले लें, तो थीटा सी हमारा क्रिटिकल एंगल जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू है कि जिससे हम लाइट को इंसिडेंट करवाएं तो हमारा जो होगा क्रिटिकल एंगल बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और LT बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।